Hello students, in this video we are going to discuss the new chapter that is work, energy and power. So let's start with work. So what is work? इसको आप अर्लियर क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो. सो वर्क, अगर हम लोग वर्क की बात करें, सो वर्क की जनरल डेफिनेशन जो आप सभी जानते हो, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स produces some displacement in the direction of force. That is, W is equal to F dot S. This is the general definition of work. अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें एक डायग्राम के थ्रू, let us suppose this is the block having mass m and this is the boy. Supply the force in this direction. Got it? तो इस फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट वर्क करने वाला है. ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा. लेकिन सोचने वाली बात यह है, जब ये लड़का इस पर एक फोर्स लगा रहा है तो यहां पर एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसकी वजह से ये ब्लॉक इस लड़के पर भी एक अपोजिट फोर्स लगाएगा. ठीक है, तो अगर हम इस ब्लॉक को ए माने, इसको बी माने, तो दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू वी एंड दिस इज फोर्स ऑफ वी ड्यू टू ए. दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर विद द न्यूटन थर्ड लॉ. हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ब्लॉक भी लड़के पर एक वर्क कर रहा है और लड़का भी ब्लॉक पर एक वर्क कर रहा है. यानी कि जिस डायरेक्शन में एफ ए बी है उस डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यहां से हमें पता चल रहा है कि दोनों की डायरेक्शन सेम है. दैट्स वाई जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होना है. और इस फोर्स की वजह से आप देखें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, फोर्स की डायरेक्शन ये, जो कि ब्लॉक ने लगाया है लड़के पर, उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है. गॉट इट? अब अगर मैं इस वर्क को डिफाइन करूं तो वर्क इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ application of force in the direction of force. In the direction of force. ठीक है, so this is the formula for work. Got it? ठीक है बच्चों, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर वर्क. अब अगली कंडीशन, लेट अस सपोज ब्लॉक ऑफ मास m, इसको अगर पुल किया जाता है विद द एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल के साथ विद द एंगल थीटा, तो फोर्स अपने दो कंपोनेंट बनाएगा, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा. ठीक है, अब इस पर डिस्प्लेसमेंट कौन क्रिएट करेगा? डेफिनेटली एफ कॉस थीटा करने वाला है इन द सेम डायरेक्शन. तो एफ कॉस थीटा की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा. दैट्स व्हाई वर्क इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस. और लिख सकते हैं इसको W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. ठीक है, अगर वेक्टर नोटेशन में लिखें इसको तो वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस वेक्टर. ठीक है, सो दिस इज द वेक्टर नोटेशन एंड दिस इज द जनरल फॉर्म. ओके, देखें इसको बच्चों, नोट करें. हो गया बच्चों? चलिए अब बात करते हैं वर्क के नेचर की.
नेचर ऑफ वर्क। ठीक है, तो इसको अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो इसको भी एक इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m, दिस इज अ पर्सन हु एक्ट द फोर्स F, इसको A माने, इसको B माने, सो दिस इज F ऑन A ड्यू टू B एंड दिस इज F ऑन B ड्यू टू A, जिसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। गॉट इट? डेफिनेटली अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, दैट्स वाई हम लोग वर्क लिख सकते हैं, वर्क बाय द बॉय या वर्क डन बाय द बॉय, दैट इज W इज इक्वल टू F AB into displacement and work done by the block which is equal to W F B A। डायरेक्शन देखें, डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट है, तो लिख सकते हैं F S cos 180 डिग्री, दैट इज cos 180 -1, तो W इज इक्वल टू माइनस एफ एस। तो आप देख रहे हैं दिस इज पॉजिटिव वर्क एंड दिस इज नेगेटिव वर्क। ठीक है, आप इसको एक दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो। वर्क को अगर मैं एनर्जी के फॉर्म में डिफाइन करूं तो वर्क इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, तो जब वर्क पॉजिटिव होगा, when the work is positive, then कंडीशन होगी सप्लाई ऑफ एनर्जी, सप्लाई ऑफ एनर्जी। while the work is negative, then it is the condition gain of energy, gain of energy। ठीक है, बहुत अच्छे से कैरी करें इसको। अगर ये लड़का इस पर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी सप्लाई की जा रही है। ठीक है, और ब्लॉक जब इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज गेन ऑफ एनर्जी, इट इज गेन ऑफ एनर्जी। गॉट इट? दोनों पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह टैकल करें। ठीक है, कंडीशन याद रखें कि अगर, चलो नोटेशन में लिख लेते हैं इसको, whenever work is done always positive and negative work are done simultaneously in the same direction या in the same situation। ठीक है, तो इस नोटेशन को आप याद रखें। ठीक है, सो दिस इज द नेचर ऑफ वर्क while it is positive and negative। Got it? Just look at। हो गया बच्चों? चलिए, comes to the next one। बात करते हैं इसकी यूनिट की, दैट इज एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट्स। फर्स्ट एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों जूल। ठीक है, निकालते कैसे हैं, तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, थीटा कंसीडर विद 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स
in the direction of displacement. So W is equal to theta is 0. That's why F into S. So force that is 1 Newton. Displacement, suppose that 1 meter. So this is equal to 1 Newton meter. न्यूटन मीटर लिखो या जूल. ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन. और हम बोल सकते हैं दिस इज द एसआई यूनिट. तो 1 जूल को डिफाइन करने का डेफिनेशन अगर हम लोग 1 जूल की डिफाइन करें तो दिस इज वर्क इज डन टू बी 1 जूल व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन actually moves a body through which the distance of 1 meter in the direction of force applied या applied force. Got it? इस तरीके से हम 1 जूल की डेफिनेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. आप ओरली वैसे ही याद रखें, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है. अगर यहां पर हम लोग सीजीएस कंसीडर करें, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क which is equal to W is equal to F S cos theta. So W is equal to 1 डायन, फोर्स की यूनिट सीजीएम में डायन इंटू 1 सेंटीमीटर. कॉस ऑलरेडी 0 हो चुका है. ठीक है. तो 0 की वैल्यू 1. तो W इज इक्वल टू 1 डायन सेंटीमीटर. और डायन सेंटीमीटर होता है बच्चों अर्ज. ठीक है. तो ये इसकी यूनिट हो गई. अब इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं बच्चों. रिलेशन बिटवीन जूल एंड, ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर हम रिलेशन की बात करें तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर. गॉट इट. और 1 न्यूटन होता है 10 टू द पावर 5 डायन and 1 meter is equal to 10 to the power 2 centimeter. So this is 10 to the power 7 dian centimeter. Or dian centimeter is Earth. So that's why 10 to the power 7 Earth is equal to 1 joule. ठीक है. So this is the relation. ठीक है. नोट करें बच्चों इसको. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वन. ये बच्चों कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं. तो ये न्यूमेरिकल दे रखा है. अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन. What is the work done by this force in moving the body through a distance of 4 meter along the z axis and then 3 meter along the y axis. ठीक है. तो हम लोगों को फॉर्मूला पता है वर्क का, दैट इज W इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर. तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग बात करें इज इक्वल टू 4k कैप. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग द z एक्सिस, दैट्स वाई 4k. ठीक है. अभी यहां अगर हम लोग वर्क डन निकालें तो डेफिनेटली इसको वर्क डन इजीली निकाल सकते हैं. दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू F माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 4k कैप. ठीक है. तो डॉट प्रोडक्ट में हम ऑलरेडी वेक्टर में इसको पढ़ चुके हैं. जो टर्म बचा हुआ है दैट इज k एंड k, उसका आपस में प्रोडक्ट कर लें. और ये दोनों, क्योंकि इधर ना i का फैक्टर है ना j का फैक्टर है, दैट्स वाई दोनों की वैल्यू 0 हो जानी है. इसका से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें. सो 3 4 जा 12 k कैप डॉट ऑफ k कैप. और हमें पता है इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा जिसकी वैल्यू होती है 1, दैट्स वाई आंसर इज 12 जूल. सो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट देखें. जहां डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 3 मीटर अलोंग द वाई एक्सिस, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मीटर में है दैट्स वाई मीटर, 3 अलोंग द वाई दैट इज j कैप
ठीक है, 3 जे कैप। तो वर्क डन निकालें, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप विद 3 जे कैप। ठीक है, अब जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, बाकी दोनों वैल्यू 0, तो डायरेक्ट आंसर 6 जूल। ठीक है, अब अगर बात करें टोटल वर्क डन की, इज W इज इक्वल टू 12 प्लस, डायरेक्ट प्लस करते हैं, 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 जूल। दिस इज द टोटल वर्क। क्लियर? तो इस न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट। ओके, कम्स टू नेक्स्ट देखिए बच्चों, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रिलीज्ड इन अ स्मूथ हेमिस्फेरिकल बाउल फ्रॉम पोजीशन A, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी एज इट रीचेस द लोएस्ट पॉइंट। इस पॉइंट पर एक बॉब जिसका मास m है, जब ये यहां से रिलीज होगी तो जब इस पॉइंट तक पहुंचेगी तो जो ग्रेविटी से वर्क होगा वो आपको फाइंड करना है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। अगर ये रेडियस r है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होने वाला है r√2। ठीक है, r√2 mg डाउनवर्ड वर्क करने वाला है। अब ये 90 डिग्री, तो डेफिनेटली ये भी इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री तो ये हो जाएगा एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब हमको पता है जो डिस्प्लेसमेंट लिया जाता है वो फोर्स की डायरेक्शन में कंसीडर किया जाएगा। तो r√2 के दो कंपोनेंट होंगे, एक ये r√2 sin 45 एंड r√2 cos 45। तो हमें पता है mg की डायरेक्शन में r√2 cos 45, दैट्स वाई वर्क is equal to f d cos theta, that is f is mg, d cos theta d r√2, और ये जो cos थीटा है वो 45 डिग्री। इसको आप कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा आपका mg r√2 और 1/√2 cos 45 की वैल्यू, इसे ही कैंसिल आउट, एंड द रिजल्ट विल बी mgr। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, F फोर्स से पुल्ड किया जा रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ विद द एंगल थीटा। फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन हमें निकालनी है वर्क डन बाय द वेट, वर्क डन बाय वेट। ठीक है, तो जब वर्क डन बाय वेट निकालेंगे तो हमें पता है W इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू mg, डिस्प्लेसमेंट s। तो वर्क डन बाय वेट mg डाउनवर्ड, फोर्स का ये कंपोनेंट F cos थीटा और ये कंपोनेंट होने वाला है F sin थीटा, mg डाउनवर्ड, और s और mg के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री, दैट्स वाई cos 90। सो w इज इक्वल टू cos 90 इज 0, तो वर्क डन बाय द वेट इज 0। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। लेट अस टेक सेकंड कंडीशन, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन, work done by the normal reaction, normal reaction definitely, so W is equal to, हाँ normal reaction और displacement दोनों ही 90 डिग्री, that's why work done by the normal reaction is also 0। ठीक है, तो अब याद रखें work done by the weight, that is work done due to mg is 0, work done by the normal reaction is also 0। ठीक है, now the third condition, work done by component F sin theta, तो डेफिनेटली W इज इक्वल टू F sin थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसके साथ बनने वाला जो एंगल है वो भी बच्चों 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू भी 0।
ठीक है, यानी कि एफ साइन थीटा यूजलेस, न्यूटन यानी कि सॉरी नॉर्मल रिएक्शन एंड mg इन दोनों से किया हुआ वर्क डन भी 0। अब अगर हम एफ cos थीटा की वजह से वर्क डन निकालें तो एफ cos थीटा और एस दोनों सेम डायरेक्शन में, दैट्स वाई एंगल इज 0, तो वर्क डन बाई एफ cos थीटा इंटू एस, सो इसको लिख सकते हैं इंटू cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है देखें जरा कितना है 0, सो W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा, एफ एस cos थीटा। ठीक है, दोबारा से देखें, वर्क डन बाय द वेट, वेट के साथ डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है 90 डिग्री, दैट्स वाई वर्क डन इज 0। वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑल्सो 0, क्योंकि इसके साथ भी डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री है और 90 की वैल्यू 0। वर्क डन बाय द कंपोनेंट एफ साइन थीटा, इसके साथ डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल बनना 90, दैट्स वाई इट इज 0। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ cos थीटा इंटू एस, इसके दोनों के बीच में देखें एंगल 0, तो cos थीटा इज 0, दैट्स वाई W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा। दिस इज द अनदर आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, इससे सारा जो वर्क का नेचर है वो भी क्लियर हो जाता है कि वर्क कब 0 होगा, कब पॉजिटिव होगा एंड कब नेगेटिव होगा। अगर मैं इसका वर्क ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स निकालूं तो उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होने वाला जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन इस मोशन को अपोज करने का काम करेगा, दैट्स वाई जो इसका वर्क डन आने वाला है वो नेगेटिव आएगा। गॉट इट? इसको नोट करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।